पिछले लगभग 2 महीने से आपने देखा होगा कि देश में एक आपातकाल सा लागू हुआ है। पूरा देश 22 मार्च से जो पहला बंदी हुआ था, जनता कर्फ्यू लगाया गया था, उसके बाद से लगातार आज तक 7 मई तक ये बंदी कंटिन्यू चल रहा है और आगे भी अभी 17 मई तक का प्रधानमंत्री ने जो एक निर्धारित किया है लॉकडाउन 3, उसको लेकर के कि 17 तारीख तक ये बंदी पूरे देश में लागू रहेगी। लेकिन समस्या ये है कि जिस तरह से बिहार के जो लाखों मज़दूर जो बाहर फंसे हुए थे और उसके बाद से उनकी समस्या सामने आई कि उनको किस तरह से अपने घर पे लाया जाए। उसके बाद सबसे बड़ी समस्या ये आई कि जो ये कोरोना महामारी है, इससे कैसे निपटा जाए। चूँकि हमारे पास कोई उस तरह के संसाधन या दवा अभी तक पूरे विश्व में इस तरह की अभी कोई दवा नहीं बन पाई है। हालांकि 1-2 देश ये दावा ज़रूर कर रहे हैं कि उन्होंने इसकी दवा को ईजाद कर लिया है और बहुत जल्द वो सामने पूरे विश्व के सामने लेके आएंगे। उनके पेटेंट की बात चल रही है। लेकिन ये जब होगा तब होगा। केंद्र सरकार ने ये एक सारे राज्यों को निर्देशित किया कि आप अपने अपने स्टेट को जांच करें कि इसमें कोरोना पॉजिटिव कोई तो नहीं है। कई प्रदेशों ने इसके ये काम शुरू भी कर दिया। लेकिन जब हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में जैसे ये जांच की जो शुरुआती रिपोर्ट जो आई है वो बड़ा ही अचंभित करने वाला रिपोर्ट है। नीतीश जी ने चाहे जिस तरह से प्रयास किया हो, आज एक सबसे बड़ी बात जो सामने आती है कि नीतीश जी को अपने डॉक्टरों पर, जो डॉक्टर हैं जो जिन्हें धरती का भगवान कहा जाता है, उन पर भरोसा कम है। उनको सबसे ज़्यादा भरोसा है आजकल महाभारत सीरियल चल रहा है। आपने देखा होगा कि अर्जुन को जब दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए उनको राय दिया जाता है कि भाई आप इंद्र को प्रसन्न कीजिए और दिव्यास्त्र हासिल कीजिए, और हमें लगता है कि शायद उसी तपस्या के बल पे हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये जीविका दीदी मिली हुई हैं, जिनके भरोसे वो कोरोना महामारी को लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले दिनों इन्हीं जीविका दीदी को उन्होंने राशन कार्ड को लेकर के बड़ा बवाल मचा। उन्होंने सारे बिहार के जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको कह दिया, अखबारों के माध्यम से ये संदेश दे दिया कि वो सभी गरीबों को जो असहाय हैं, लाचार हैं, उनको 5 किलो चावल दिया जाएगा। 5 किलो चावल जो राशन कार्डधारी हैं उनको दिया जाएगा, जो नहीं है उन्हें नहीं मिला। इस पर विवाद खड़ा हो गया। एक तो विवाद यही था कि नीतीश कुमार ने सिर्फ और सिर्फ चावल दिया। 1947 के बाद से आज देश को आज़ाद हुए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग 72-73 साल हो गया। लेकिन हमारे जो राजनेता हैं वो इंसान को इंसान समझने में हमें लगता है कि अभी कितने साल इनको और लगेगा ये पता नहीं है। नीतीश जी ने सिर्फ चावल दे दिया बिहार वासियों को और कहा कि बस इसी से लॉकडाउन, एक लंबा जो बंदी है, एक लंबा आपातकाल है, इसको काटो। मैं सिर्फ नीतीश कुमार की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो पक्ष में बहुत सारे नेता हैं, विपक्ष में और भी लोग हैं, लेकिन किसी ने नहीं उठाया कि क्या ये सारे नेता सिर्फ चावल खाते हैं? क्या इसके अलावा कुछ और नहीं उनको चाहिए खाने में?
लेकिन खैर ये तो एक लंबा बहस का मुद्दा है और इस पर हम लोग बहस करेंगे भी कि आखिर ये नेता इंसान को इंसान कब समझेंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो हम बात कर रहे थे कि कोरोना की जांच की, आज अखबारों के माध्यम से बिहार सरकार की एक रिपोर्ट देखी गई कि लगभग बिहार के 8.25 करोड़ लोगों का जांच कर लिया गया। इस पर हमने अपने स्तर से बहुत सारे लोगों से बातचीत की, बहुत सारे लोगों से पता करने का प्रयास किया कि क्या वाकई 8.25 करोड़ लोगों की जांच हुई है। क्या आप उनके मोहल्ले में कोई जांच करने वाला स्वास्थ्य कर्मचारी पहुंचा, कोई जीविका दीदी जिनको ये जिम्मेवारी दिया है नीतीश कुमार जी ने, क्या वो कोई जांच की उनका कि उनके परिवार का या उनका स्वास्थ्य कैसा है। आप अंदाज़ा नहीं लगाइएगा, जो हमने आंकड़े जुटाए उसमें 100 में 100% लोगों ने कहा कि उनके यहाँ कोई जांच नहीं आया। जीविका दीदी 2 महिलाएं आई थी, उन्होंने पूछा आपके घर में क्या कौन है, उनकी तबीयत कैसी है, सर्दी है, खांसी है, बुखार है, नहीं है, उन्होंने लिख दिया, हो गई जांच रिपोर्ट। क्या इस तरीके से देश चलेगा? क्या इस तरीके से हम कोरोना महामारी पर अपनी उससे मुक्ति पा पाएंगे? तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। आज हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे 2 सिवान के बुद्धिजीवी मौजूद हैं। एक राजेश तिवारी जी जो हमारे दाहिनी साइड में बैठे हुए हैं, और एक अभिषेक कुमार सिंह जी जो समाज सेवी हैं, एक अच्छे नेता भी हैं। समय समय पे इनकी बहुत सी बातें हम लोगों के सामने आती रहती है। तो सबसे पहले हम राजेश जी से बात करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग रामदेव नगर इलाके में बैठे हुए हैं और राजेश जी एक अच्छे समाज सेवी भी हैं, समाज के बीच में रहते हैं, लोगों से काफ़ी मिलना जुलना होता है इनका। तो पहला सवाल हमारा यही होगा कि राजेश जी, आपको आपके इलाके में ये जांच हुआ है या नहीं, या सिर्फ खाना पूर्ति हुई है? सबसे पहले तो 15 दिन पहले 2 महिलाएं मेरे के चारदीवारी के बाहर गेट पर नॉक की, और मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि हमको कुछ आपके घर में कितने सदस्य हैं इसकी जानकारी चाहिए। मैंने बोला कि आप घर के अंदर आ जाइए, चारदीवारी के अंदर। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग को मना हुआ है कि हम लोग चारदीवारी के अंदर नहीं आ सकते हैं। उसके बाद उन्होंने वहीं से करीब 10-15 फीट दूर से ही पूछा कि घर में कितने सदस्यों की संख्या है और उम्र क्या है। और हमसे तो ये भी नहीं पूछा गया, बहुत लोग से तो सुनते हैं कि पूछा भी गया कि घर में कितने बीमार हैं या क्या हैं, लेकिन हमसे तो ये भी नहीं पूछा गया कि कोई बाहर से आया है या नहीं, घर में किसी की तबीयत ख़राब है कि नहीं, किसी को सर्दी खांसी है कि नहीं। तो एक हमको लग रहा है कि एक रजिस्टर ली हुई थी और उस पर उन लोगों ने अपना सारा नाम और पता नोट किया और तुरंत ही ये प्रक्रिया 2 से 3 मिनट की चली और वो तुरंत दूसरे घर में चली गई। तो यही एक तरह की जांच हुई। तो ये तो जस्ट हमको लगा कि राजेश जी आपने उनसे पूछा कि आप ये किस लिए कर रही हैं, किस लिए लिखा? ये पूछा मैंने, तो उन्होंने कहा कि कोरोना को लेके ये जानकारी। हमको तो इससे क्या होगा, ये जानकारी तो आप वोटर जो हम लोग का मतदाता सूची है उससे भी आप हम लोग का नाम पता ले सकती हैं। इससे तो कोई आपको स्वास्थ्य संबंधी जानकारी तो आप क्या मिलेगी आपको। बस यही बात हुई थी हमारी उनसे, बस नाम पता लेके चली गई। और लोगों से सुने हैं कि मोहल्ला वगैरह में पूछी हैं कि कोई बीमार है या नहीं, लेकिन हम लोग से पूछी नहीं। अधिकतर जगह उन्होंने नहीं पूछा, सिर्फ उन लोगों ने आंकड़ा जुटाया, जो संख्या होती है कि इतने लोग मतलब हमने इनका कलेक्शन कर लिया। उनका पॉइंट यही था कि हमारा कलेक्शन कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। आज अखबारों के माध्यम से जो खबरें आई कि लगभग करोड़ों लोगों की जांच हो गई। तो क्या ऐसे अगर यही रिपोर्ट है, यही जांच है, तो क्या इस कोरोना जैसी महामारी से क्या बिहार इसी तरह से निपटेगा? आप लोग बुद्धिजीवी हैं, क्या इसी तरह से हम इससे निजात पा सकते हैं? देखिए, हम कभी कभी सोचते हैं तो हमको लगता है कि काफ़ी डरावने माने भयभीत होने वाले पोजीशन में हम लोग जा रहे हैं। कोई आंकड़ा नहीं है कि कोरोना टेस्ट क्या है। जैसे ऐसा होना चाहिए, आप लोग भी सरकार को कहिए, प्रशासन को कहिए, जिलाधिकारी को कहिए मेरे मार्फत कि जैसे सब्जी बाजार दरोगा राय में लग रहा है, वहाँ सुबह में सुनते हैं कि हम तो गए नहीं हैं लेकिन बताने वाला बता रहे हैं कि काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो रही है। वहाँ से क्यों नहीं 25-30 सैंपल लिया जा रहा है?
अचानक से जिसको देखा जाए कि नहीं कुछ लक्षण दिख रहा है या किसी को वीक दिख रहा है उससे लिया जाए, जहाँ कहीं भी भीड़ भाड़ हो वहाँ से 25-30 कलेक्शन लिया, तब तो पता चलेगा कि क्या कोरोना है कि नहीं। कोरोना तो ऐसा हो रहा है कि सुन रहे हैं कि अपने आप हो भी रहा है और जो मजबूत आदमी है वो ठीक भी हो जा रहा है। तो क्यों अभी कितने कोरोना पेशेंट है यही जानकारी नहीं है, सबसे बड़ी बात। राजेश जी, जो संसाधन हमारे पास मौजूद है, जैसे हमारे यहाँ पहली बार जो रघुनाथपुर इलाके से जो आया था, कोरोना पॉजिटिव आया था, उसके बाद से उसके पूरे परिवार में लगभग 27-28 लोग सामने आ गए। ये आंकड़ा और भी बढ़ा था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो आंकड़ा घटता भी गया। लोग उनका जो रिपोर्ट आया वो निगेटिव भी होता गया। तो जिस हिसाब से जो हमारे सिवान में जो जांच चल रहा है, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि ये इसी तरीके की जांच पटना में भी चल रही है और जिसकी वजह से रिपोर्ट आनन फानन में तैयार किया जा रहा है और जिसका परिणाम आने वाले दिनों में सामने आएगा? नहीं, सबसे चमत्कार तो यही लग रहा है कि सिवान में जो आंकड़ा आ रहा है ये माने किसी भी चमत्कार से कम नहीं है। जैसे सिवान में सबसे ज़्यादा खाड़ी देशों में रहने वाले लोग हैं, बाहर से आते हैं, दुबई से हुए, ओमान से हुए, और हमसे ज़्यादा पोजीशन गोपालगंज में मरीज मिल रहे हैं, पटना में मिल रहे हैं, सब जगह मिल रहे हैं। हमारा तो कुछ मरीज मिल ही नहीं रहा लग रहा है। वो तो एक ही मरीज से 26 गो हुआ था जो पंजवार वाली। इसका क्या मतलब निकाला जाए कि ये जीविका दीदी जो आज जांच अधिकारी बनी हुई हैं, ये उनका कारनामा है? उनकी वजह से ये हम लोग बिल्कुल निरोग हैं, सुखी हैं, कहीं कोई कोरोना का पॉजिटिव पेशेंट नहीं है? ये तो सरकार, हमको लग रहा है कि ईश्वर का आशीर्वाद से अभी हम लोग सुरक्षित हैं। सरकार के सहयोग से कोई सुरक्षित नहीं। हमको तो लग रहा है कि सरकार इस पर जांच करके चाहती ही नहीं है कि आंकड़ा उसके पास एक फिगर आए जिससे उसको किसी तरह की कार्रवाई करनी पड़े या कोई सुविधा देनी पड़े, चाहे कोई भी हॉस्पिटल। हमको लग रहा है कि सरकार के पास स्वास्थ्य सुविधा है ही नहीं, बुनियादी कोई सुविधा है नहीं। इसलिए सरकार नहीं चाहती है कि किसी तरह का हमारा कोरोना मरीज भी मिले जो है। हमको लग रहा है कुछ ज़्यादा जो संक्रमित, जो ज़्यादा सीरियस हो जा रहे हैं, जो लास्ट स्टेज में जा रहे हैं कि मतलब अभी इनको हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ेगा, वही लोग को ये लोग कोरोना संक्रमित मान रहे हैं। ऐसे ही लोग का कोई मतलब जांच की प्रक्रिया ही मतलब बिल्कुल शिथिल करने वाली है। इसको कहिए कि मतलब सुन नहीं, लोग चाहते हैं कि आंकड़ा ही नहीं रहे कोरोना संक्रमित। बिल्कुल, शायद यही सोच है। आपने देखा होगा कि राजेश जी से जब हमारी बातचीत हो रही थी, एक अच्छा सुझाव उन्होंने दिया है, और ये सुझाव अगर हमारी ये आवाज़ जिला प्रशासन के लोगों तक, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारे लोग की सोच गलत है या उसको कुछ करना नहीं चाहते हैं। बहुत सारे अधिकारी हैं, बहुत डीएम यहाँ के बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, एसडीओ काम कर रहे हैं। तो अगर जिस तरह से राजेश तिवारी जी ने एक सुझाव दिया, बड़ा अच्छा सुझाव दिया कि जो भीड़ भाड़ का इलाका है, सब्जी मंडी, जहाँ हम आज तक उस भीड़ को नहीं रोक पाए। ये सब्जी मंडी पहले थाना रोड में हुआ करती थी, अब इसे दरोगा राय कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन भीड़ वही है, भीड़ में कहीं बदलाव नहीं हुआ है। तो जो इनका सुझाव आया कि हम वहाँ से 30-40 लोगों का सैंपल लें जो उस तरह के लगे कि हाँ ये इनकी तबीयत खराब है, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो शायद कहीं घूमने की ज़रूरत नहीं है। और भीड़ जहाँ भी हुआ है, जैसे मोल्लापुर का जो मामला सामने आया, मोल्लापुर का जो वो बूढ़ा व्यक्ति जो 65 साल का जो दादा है, हालांकि उसके 3.5 साल के पोते को भी वो बीमारी लग गई, वो कहीं बाहर से नहीं आया हुआ है, वो कहीं बाहर गया भी नहीं था, वो सिर्फ बाज़ार गया हुआ था, और बाज़ार जाने से ही कहीं ना कहीं किसी के माध्यम से उसे वो बीमारी हुई, जो आज पॉजिटिव है, जो आज पटना में उसका इलाज चल रहा है। लेकिन अगर सरकार वाकई गंभीरता से इस मामले को नहीं लेगी, तो आने वाले दिनों में ये महामारी उस रूप में सामने आएगा जिसकी शायद हम कल्पना नहीं कर पाएंगे। अब हम आपको ले चलते हैं अभिषेक जी के पास। अभिषेक जी, राज्य सरकार ने बड़ा अच्छा फैसला लिया कि चाहे वो राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार की हो या किसी के दबाव में लिया गया यह फैसला हो कि जो गरीब जो लेबर क्लास के लोग हैं, जो बिहार के जो देश के कई हिस्सों में हैं, उनको अपने घर लाने का प्रयास किया गया। लगभग ये कुल संख्या 40 लाख के आसपास बताया गया था। तो अगर ये लोग जिस तरीके से अभी आ रहे हैं, हम बसों में भर करके, पहले ट्रेन आती है आपको, चाहे वो पटना आए, छपरा भी आज एक ट्रेन आई है,
और वहाँ से बसों से भर करके यहाँ फिर सिवान भेजा जा रहा है, उनकी जांच, मुकम्मल जांच नहीं हो रही है। ये एक सच्चाई है। और अगर इसमें बहुत सारे लोग हैं जो राजस्थान से आ रहे हैं, कोटा से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, मुंबई से आ रहे हैं, जो हाई जोन है कोरोना का, और अगर इनमें से अगर ये लोग बांटना शुरू कर दिए, और जिस हिसाब से आपने देखा कि कहीं कोई जांच नहीं, जीविका दीदी ने जो लिखा सो सही, उस आधार पे ये बिहार सरकार चल रही है। उस परिस्थिति में अगर स्थिति बिगड़ी तो कैसी स्थिति होगी उस समय? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, आपके चैनल को, बहुत ही सामयिक मुद्दा को आपने उठाया। और निश्चित तौर पे जो हमारे बच्चे, हमारे जो मज़दूर बाहर फंसे हुए थे, उनको लाने का जो डिसीजन लिया गया, मुझे लगता है कि उस समय विपक्ष का भी जो एक रोल होना चाहिए, बहुत ही सही रोल रहा इस मुद्दे को लेकर, ताकि सरकार दबाव पे आई और सरकार ने एक निर्णय लिया और सारे बच्चों को और सारे वहाँ से मज़दूरों को लेकर आने का काम किया गया। हम लोग भी एक दिवसीय उपवास पर बैठने का काम किए थे और एक सरकार पे दबाव बनाने का काम किए थे। लेकिन जो मापदंड तय किया गया, वहाँ चलने से पहले उनकी जांच करनी है, उनकी जांच करने के बाद उनको ट्रेन में बैठाना है। तो ट्रेनों से जो सूचनाएं आ रही है, ट्रेन में जो बच्चे बैठ के आ रहे हैं, वहाँ तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, वहाँ तो जो गाइडलाइन का वो फॉलो किया जा रहा है। लेकिन जब वो ट्रेनें स्टेट में पहुंच रही है, राज्यों में आ रही है, तो वहाँ से जो स्थिति आ रही है, वहाँ बसों में लोगों को, बच्चों को बैठा के या मजदूरों को बैठा के, वहाँ कहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कहीं कोई गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा, तो एक भयावह स्थिति है। और मुझे लगता है अगर इसको नहीं रोका गया तो आने वाले समय में हमारा सिवान या हमारा बिहार वुहान बनेगा, क्या बनेगा, इसकी परिकल्पना। रोकने की तो बात हम करेंगे ही नहीं, लेकिन उसके उपचार की बात होनी चाहिए। रोकना तो अब संभव है नहीं, क्योंकि वहाँ से ट्रेनें खुल रही हैं और जो लोग गए हुए हैं वो अब चाहते हैं कि वो घर किसी हालत में घर चले आएँ, क्योंकि वहाँ पे जहाँ वो जिस फैक्ट्री में, जिस घर में, जिस दुकानों पे वो काम करते थे, वहाँ से उनका तनख्वाह भी नहीं मिल रहा है, उनके पास पैसे नहीं है खाने के लिए, कोई पूछने वाला भी नहीं है। इस परिस्थिति में वो चाहते हैं कि किसी तरीके से वहाँ रोकने की बात नहीं की। मैंने ये कहा जब वो बिहार आ रहे हैं या किसी अदर स्टेट में जा रहे हैं, तो वहाँ की जो व्यवस्था है उसको माकूल करना होगा। उसको सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से वहाँ उनकी जाँच हो, अगर उनकी तबीयत खराब हो तो उनको क्वारंटाइन किया जाए। ये भी सूचना है कि लोग उतर रहे हैं यहाँ से, क्वारंटाइन सेंटर ना जाके सीधे अपने घरों को जा रहे हैं। तो एक अपने आप में व्यक्ति जाके अपने घर पे क्वारंटाइन नहीं रह सकता, ये सत्य है। सबके माँ हैं, पिताजी हैं, एक दूसरे से एक प्यार है, तो उस प्यार मोहब्बत में लोग उस चीज़ को तिलांजलि दे देंगे। तो निश्चित तौर पे जो गाइडलाइन केंद्र सरकार की है उसको फॉलो करना है बिहार सरकार को, या जो भी स्टेट गवर्नमेंट हो। और मुझे तो लगता है कैलाश जी कि यहाँ बिहार में कहीं ना कहीं दोनों सरकारें, केंद्र सरकार और बिहार सरकार, एक दूसरे को घेरने के लिए बिहार की जनता से खिलवाड़ कर रही है। बिहार सरकार केंद्र को कटघरे में खड़ा करना चाह रही है और केंद्र सरकार बिहार सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाह रही है। आप एक राजनेता भी हैं और राजनीति को अच्छी तरीके से समझते हैं, और जिस तरीके से आपने एक इशारा किया कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है, राज्य सरकार केंद्र सरकार के पाले में गेंद मार दे रही है, तो इसको क्या माना जाए कि ये आने वाले जो 4 महीने के बाद जो असेंबली के चुनाव होने वाले हैं बिहार विधानसभा के, उसको ध्यान में रख करके ये मैच चल रहा है? क्योंकि एक बहुत बड़ी महामारी है। अभी क्या होगा इसका रिजल्ट ना आपको पता है, ना हमको पता है, ना सरकार को पता है। इससे अगर हम बच के निकलते हैं, लेकिन इस महामारी से निपटने में जो राजनीति की जा रही है, आम व्यक्ति के द्वारा नहीं, किन्हीं दलों के द्वारा नहीं, सत्ता में आरूढ़ दलों के द्वारा जो वक्तव्य आ रहे हैं, जो एक दूसरे को घेरने का प्रयास किया जा रहा है, वो दिखा रहा है कि आगे आने वाला जो समय होगा वो निश्चित तौर पे एक बदला हुआ समय होगा। हो सकता है जो आज यहाँ है आज वहाँ ना हो। आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से जांच हो रही है, अब कहा जा रहा है कि भाई 8.25 करोड़ लोगों की जांच हो गई, और आपके इलाके में जो तस्वीर सामने आई है कोई जांच नहीं हुआ है। जीविका दीदी आई थी, उन्होंने लिखा, नाम पता लिखा, वो चली गई, अपना ड्यूटी कर ली। इस तरीके से आप कोरोना को रोक पाएंगे? देखिए, अब नाखून कटा के अगर बिहार सरकार शहीद होने का दर्जा पाना चाहती है तो क्या कह सकता है इस पर? बिल्कुल सही कहा राजेश जी ने। अगर रामदेव नगर की ही बात की जाए, अगर इसी को आधार माना जाए, तो जीविका दीदी आई थी यहाँ पे,
उन्होंने लोगों से पूछा, घर घर जाके, घर के नीचे से, घर के बाहर से, आपके घर में कितने सदस्य हैं, क्या नाम है उनका, कोई बाहर से आया तो नहीं है, किसको खांसी है, किसको बुखार है। तो इसको कोरोना का हम जांच नहीं कर सकते, कोरोना सर्वे हो सकता है, हम परिवारों का सर्वे कर सकते हैं, और जीविका दीदियों को जो दायित्व सरकार देगी वही करेंगी ना। अगर आप जांच करके गई, आपके पास कोई रिपोर्ट है, तो फिर क्या कोई मेडिकल टीम आई उसके बाद, मेडिकल टीम ने आके कोई अध्ययन किया, जांच किया किसी का? तो मुझे लगता है कि सिर्फ कागजी बात है। सर, इसमें भी एक समस्या आई थी, जैसे हम लोग जो जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके में मुस्लिम परिवार के भी लोग रहते हैं। वहाँ हमने देखा कि जब वो उनके जहाँ उनके 5-7 घर हैं, जब उस इलाके में वो गई तो उन लोगों ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, हम हमारे यहाँ कुछ हम लोग नहीं देंगे आपको। खैर वो बेचारी वो चुपचाप चली आई। ये शिकायत हम लोगों के तक भी पहुँची थी, हम लोगों ने अपने चैनल के माध्यम से खबर भी चलाया था। लेकिन अब अगर मुस्लिम समुदाय ने इसमें कहीं सहयोग नहीं किया है, तभी यह आंकड़ा आपका गलत हो जाता है। देखिए, मैं बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से यह अपील करना चाहूँगा अपने अक़लियत के साथियों से कि जो ये बीमारी है, जो ये विषाणु है, जो ये कीटाणु है, धर्म, मजहब और जात देख के नहीं आ रहा है। और निश्चित तौर पे सरकारें तो बाद में चिंता करेंगी, एजेंसियां बाद में चिंता करेगी, आपको अपनी चिंता खुद करनी है। अपने परिवार की, अपने बच्चों की, अपने माँ बाप की चिंता खुद करनी है। आप स्वस्थ रहिए, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, आपका समाज स्वस्थ रहेगा। तो यहाँ बिल्कुल ये चीज़ समझ लेना चाहिए कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। सरकार की जो भी एडवाइजरी हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या लोकल प्रशासन हो, उन सारी एडवाइजरी को मानते हुए ही, चूँकि सतर्कता ही इसका उपाय है। सुरक्षित हम तभी रह सकते हैं जब हम सतर्क रहेंगे। कोई हमारे पास वैक्सीन नहीं है, कोई दवाई नहीं है, तो ये अभी लंबा चलना है। तो हमको ये आत्मसंयम, आत्मनिर्भरता के साथ अपने आप को संकल्पित करना होगा इस बीमारी से लड़ने के लिए, चाहे वो किसी मजहब के हो, किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, ये कोई मायने नहीं रखता। अंतिम सवाल हमारा ये होगा अभिषेक जी की, जिस तरीके से अभी बाहर से लोग आ रहे हैं, बसें भर भर के आ रही हैं, उस परिस्थिति में जांच का जो सिस्टम है वो हम लोगों के सामने है। अगर कोरोना, आपको क्या लगता है कि कोरोना ये महामारी बढ़ जाएगी आने वाले कुछ दिनों में? हालांकि अब हज़ारों की संख्या में ये रोज़ बढ़ रहा है कि इतने हज़ार आज पेशेंट मिले, पूरे देश का आंकड़ा हम बता रहे हैं, बिहार में भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो जिस परिस्थिति में ये लोग बाहर के जो लोग आ रहे हैं, अगर ये बढ़ जाएगा तो क्या बिहार सरकार आपको लगता है कि सक्षम है उस रोकने में? देखिए, मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा आपके डीजीपी बिहार का। उन्होंने कहा कि तीसरा जो लॉकडाउन है वो सबसे ज़्यादा मतलब कठोरता से उसका पालन किया जाएगा। लेकिन सिर्फ घोषणा हुई, आज धरातल पे वो दिखाई नहीं दे रहा है। लोग भी रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, हमको लगता है प्रशासन भी रिलैक्स महसूस कर रहा है। सब्जी मंडियों में अब बताइए, बैंक खुला हुआ है, आपको पता होना चाहिए जब बैंक खुलेगा तो वहाँ आम जनता जाएगी। तो यहाँ लोकल गवर्नमेंट से भी मेरी दरख्वास्त है कि आप वहाँ कम से कम प्रशासन को अच्छी संख्या में, तादाद में वो खड़ा करें, ताकि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा सके। ये तो आने वाला समय कितना भयंकर होगा इसकी परिकल्पना। और मुझे लगता है जब आपके पास दवा है ही नहीं, आपके पास सिस्टम है ही नहीं, स्वास्थ्य सुविधा कैलाश ना आपसे छिपा है ना हमसे छिपा है। सिवान कहाँ है और हम कहाँ हैं? या सबसे ज़्यादा इटली और अमेरिका मतलब हाईली मतलब वो है नंबर 1 पे, और वहाँ आप देख लीजिए जो नंबर ऑफ केसेस जो है आ रहे हैं, जो लोग कैजुअलिटी हो रही है, तो फिर हम और आप कहाँ हैं? तो इसलिए इसको रोकना ही होगा। और सिर्फ जो बचाव वही है कि हम जो गाइडलाइन है उसका पालन करें और अक्षरशः पालन करें, प्रशासन भी पालन करे। आज कहीं ना कहीं प्रशासन भी सीमान में हमको लगता है थोड़ा बहुत शिथिल हुई है, उस शिथिलता को छोड़नी होगी और पूरी कड़ाई के साथ। और इस लॉकडाउन को हमको लगता है कि और आगे लेके चलना होगा हम लोग। राजेश जी, आप बताइए कि अभी आपने सुना कि अभिषेक जी ने कहा कि प्रशासन थोड़ा शिथिल हुआ है, जिसके वजह से सड़कों पे भीड़, आपको क्या लग रहा है कि प्रशासन शिथिल हुआ है और यही वजह है कि सड़कों पे भीड़ दिखाई दे रही है? देखिए, मैं तो बहुत कम निकलता हूँ, लॉकडाउन का पूर्णतः पालन कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ दवा वगैरह इमरजेंसी हुआ तो गया। कल हमको संयोग से जाना पड़ा हॉस्पिटल रोड, तो मैं रात्रि में 7-7:30 में लौटा हूँ, पकड़ी मोड़ से अपने घर तक आया हूँ। मुझे एक भी पुलिस नज़र नहीं आई। गांधी मैदान के रास्ते से लौटा, साधु मेडिकल वाले। भीड़ कैसा था? भीड़ हॉस्पिटल के पास कुछ थी, भीड़ नहीं थी, न के बराबर थी। कितने बजे गए थे आप? 7:45, 7:45 के। तो सारे लोग 6 बजे के बाद से, क्योंकि मार्केट बंद होता है तो सारे लोग चले जाते हैं। दोपहर में जब हम गए थे एक बार, तो ऐसा लगा कि हम आम दिन की तरह वहाँ पे थे। नहीं, कल संयोग से एक और बार भी मुझे निकलना पड़ा, डीओ ऑफिस जाना पड़ा शिक्षा विभाग में। तब मैं जब यहाँ से निकला रामदेव नगर से वहाँ गया, तो इधर तो लगा ही नहीं कि कोई लॉकडाउन है, इधर तो लगा ही नहीं। एक आम जो पहले था, जैसा लगता था कि हाँ भीड़ जो है ये संडे की भीड़ है और दिन की भीड़ नहीं है,
लेकिन भीड़, लॉकडाउन का कोई ऐसा लुक नहीं था कि यहाँ लॉकडाउन है, मतलब आम आदमी आसानी से आ रहे थे, जा रहे थे। हाँ, तो इसका ये आप अगर लॉकडाउन को बिल्कुल नज़रअंदाज करके लोग बाहर आ रहे हैं, तो इसका खामियाजा फिर कैसे हम कोरोना से लड़ पाएंगे? देखिए, कोरोना की गंभीरता को हम समझ नहीं रहे हैं, कोरोना बीमारी की गंभीरता को हम समझ नहीं रहे हैं। और सरकार की तरफ है, माने जो प्रशासन है वो तो मुस्तैद है, लेकिन कुछ लापरवाही अब प्रशासन ने भी कर दी। हमको लग रहा है कि रमज़ान महीना की वजह से शायद कुछ ढील दी गई है कि क्या हुई है। मतलब क्या ये ढील उचित है? अगर किसी पर्व त्यौहार को लेकर के, मैं धर्म में नहीं जाना चाहता, हमने देखा कि जो चैती छठ, हम लोगों का छठ बहुत बड़ा त्यौहार होता है बिहार के लिए, और रामनवमी भी बहुत बड़ा त्यौहार है, लेकिन रामनवमी का तो नाम ही मत लीजिए, कहीं हुआ ही नहीं। और छठ को हमने देखा कि सारे लोग अपने अपने घरों के ऊपर, पहली बार हमें लगा कि शायद पहली बार कोई घाट पे नहीं गया, सभी लोग अपने घरों पे। तो इतनी बड़ी महामारी को लेकर के क्या धर्म और पर्व उस पर ज़्यादा हावी हैं? नहीं, सबसे पहले तो हमारी मतलब हमारी आवश्यकता है कि पहले हम जिंदा रहें। जिंदा रहेंगे तभी तो कोई पर्व रहेगा या धर्म रहेगा। जब हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो पर्व और धर्म कहाँ से आता है? इसलिए तो सबसे तो इसमें जो मतलब प्राथमिकता देनी होगी कि हम इसमें बिल्कुल सतर्क रहें, सरकार के जो बोल रही है उसको फॉलो करें, प्रशासन भी उसमें ये सख्त हो, बिल्कुल सख्त हो, इसमें किसी तरह का पर्व वगैरह न देखे, कोई धर्म न देखे, तभी हम सुरक्षित रहेंगे, समाज को भी सुरक्षित रखेंगे और तभी सिवान भी सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल, तभी सिवान सुरक्षित रहेगा जब हम सभी जागरूक रहेंगे और लॉकडाउन के नियम का पालन करेंगे, सामाजिक दूरी का ख्याल रखेंगे, और तब जाके, चूँकि अब ये महामारी उस स्टेज में पहुंच चुका है जहां एक दो ऐसे आंकड़े नहीं, अब हज़ारों की संख्या में आ रहे हैं पूरे देश से। तो ये समझना होगा कहीं ना कहीं, और जिला प्रशासन ने जो अब हल्की फुल्की जो छूट दे रखी है, तो एक एक करके देखा देखी ऐसा चल रहा है। कोई देख लेता है कि भाई बगल वाला तो मोटरसाइकिल से अभी निकला घूमने के लिए, उससे कुछ हुआ नहीं, चलो हम भी निकलते हैं, ऐसा चल रहा है। तो प्रशासन को भी थोड़ा सख्त होना पड़ेगा। अगर सख्ती नहीं दिखाई तो पिछले लगभग 1.25 महीने का जो एक तपस्या हुआ है, लोगों ने अपने दुकानों को बंद करके अपने घरों में अपने परिवार के बीच सारे काम काज को छोड़ करके अब जो बिताया है, वो उस सब पर, उस तपस्या पे पानी फिर जाएगा। और उसके बाद जो तस्वीर सामने आएगी वो किसी के बस की बात नहीं है। जब हमारे राजनेता जिनके कंधों पे इस बिहार की बागडोर है, वो मामूली 4 जो बिहार के लोग फंसे हुए थे और उनको लाने के लिए वो कह देते हैं कि हमारे पास बसें नहीं हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो फिर अगर पूरा बिहार इस महामारी का शिकार हुआ तो ये क्या कर पाएंगे? आप घर बैठे आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वो नेता हैं जो चावल तो दे देते हैं लेकिन दाल की व्यवस्था नहीं करते हैं, सब्जी की व्यवस्था नहीं करते हैं, चावल, ये इंसान को इंसान नहीं समझते हैं। तो हमारे कहने का मतलब, हम उनकी बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये कहना ज़रूर कहेंगे कि आपकी सुरक्षा आपके अपने हाथों में है। इसलिए आप अपने को सुरक्षित कीजिए, अपने परिवार को सुरक्षित कीजिए और टोटल सामाजिक दूरी का ख्याल रखिए। लॉकडाउन 3 17 मई तक का ये वक्त दिया है प्रधानमंत्री ने, हम सबको इसका पालन करना चाहिए। तब शायद जो एक इस बीमारी पे जो अंकुश लगाने का जो सपना हम देख रहे हैं वो कामयाब हो।